नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। कर्नाटक के मांड्या और यादगीर जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई। केंद्रीय बजट 2024-2025 में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने की घोषणा की गई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ एडोलेसेंस इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की गई। विशेषज्ञों ने एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन को एक नई ग्रहीय सीमा के रूप में मान्यता देने का मत प्रकट किया है। यूनेस्को ने स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वालिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। कर्नाटक के मांड्या और यादगीर जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम भंडार की पुष्टि की है। खबर की शुरुआत में देश में लिथियम भंडार की खोज का क्या महत्व है, इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं। लिथियम के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन और हांगकांग से लिथियम के आयात पर निर्भर है। इसके अलावा ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं और ग्रीन ऊर्जा अपनाने में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक विकास, विशेष रूप से वाहन और ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। लिथियम के बारे में बात करें तो लिथियम को सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम नरम और चांदी जैसी सफेद क्षारीय विषाक्त धातु है। सभी धातुओं में इसका घनत्व सबसे कम है। आपको बता दें कि खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 के तहत इसे महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज की सूची में शामिल किया गया है। आइए अब लिथियम के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला उपयोग है बैटरी बनाने में। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन आदि के लिए रिचार्जेबल ली आयन बैटरी तथा हार्ट पेसमेकर, घड़ियों आदि के लिए नॉन रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा मिश्र धातु में वस्तुओं की मजबूती बढ़ाने और वजन हल्का रखने के लिए इसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्रित किया जाता है। इस मिश्र धातु का उपयोग कवच चढ़ाने, विमान के पार्ट्स बनाने, साइकिल फ्रेम और हाई स्पीड ट्रेन बनाने आदि में किया जाता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में इसका एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम और ग्लास सिरेमिक में उपयोग किया जाता है। उपयोग के बारे में समझने के बाद जानते हैं लिथियम संसाधन की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी KABIL काबिल विदेशों में सामरिक खनिजों की खोज करता है। ऑस्ट्रेलिया भारत महत्वपूर्ण खनिज निवेश भागीदारी शुरू की गई है। इसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI भारत में लिथियम भंडार की खोज कर रहा है। इसके साथ ही भारत का खान मंत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा भागीदारी यानी MSP में शामिल हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देशों में भारत, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चीन शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2024-25 में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने की घोषणा की गई। इस वेंचर कैपिटल फंड का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी के आकार को बढ़ाकर 5 गुना करना है। ये वेंचर फंड्स शुरुआती चरण वाले ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें लंबे समय तक विकास की ज्यादा क्षमता होती है। इस खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान में इंडियन स्पेस इकोनॉमी का आकार लगभग 6700 करोड़ रुपए है, जबकि 2021 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये अब बढ़कर 2030 में 8% और 2047 में 15% तक हो सकती है। 2022 में भारत में केवल एक अंतरिक्ष स्टार्टअप था। इन स्टार्टअप्स की संख्या 2024 में बढ़कर लगभग 200 हो गई है। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में निवेश बढ़कर 2023 में $124.7 मिलियन भी हो गया था और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के लागू होने से भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर $44 बिलियन हो जाने का अनुमान है।
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कुछ पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की स्थापना करना। यह अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और मंजूरी देने के लिए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। साल 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्रक में सुधार के लिए कई कदम भी उठाए गए थे। इन सुधारों में अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्र को अनुमति देना भी शामिल है। इतना ही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष नीति लागू की गई है। अंतरिक्ष के कुछ उप क्षेत्रकों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी गई है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। कई स्टार्टअप्स ने अपना अंतरिक्ष मिशन भी शुरू कर दिया है। इसके कुछ उदाहरण देखें तो इसमें स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम S प्रारंभ मिशन, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा धनुष नामक पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित करना आदि को शामिल किया गया है। इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इनस्पेस ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित तकनीक भी प्रदान की है और NISAR निसार कार्यक्रम और आर्टेमिस एकॉर्ड जैसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग पहले भी शुरू की गई हैं। खबर के आखिर में अब एक नजर भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों पर भी डालते हैं। अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस डेब्री में वृद्धि होने से प्रक्षेपित उपग्रहों के समक्ष खतरा बढ़ गया है। इन उपग्रहों को मलबे से टकराने से रोकने के लिए तकनीकी उपाय करने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष क्षेत्र को भी सैन्य गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। भू राजनीतिक तनावों तथा संसाधनों के कुछ देशों के पास सीमित होने के कारण अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकियों की वैश्विक आपूर्ति बाधित हो रही है और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश करने वाले घरेलू निवेशकों की भी कमी है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय में कहा गया है कि राज्यों को खदानों, खनिज वाली भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनिज वाली भूमि पर कर लगाने का राज्य विधान मंडलों का अधिकार संसद के खान और खनिज विकास और विनियमन कानून यानी MMDRA 1957 द्वारा सीमित नहीं है। हालांकि 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में से एक न्यायाधीश ने असहमति वाला फैसला सुनाया। उन्होंने राज्यों को खनिज भूमि पर कर लगाने का अधिकार देने के प्रतिकूल परिणामों के बारे में चेतावनी दी। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा। खनिज अधिकारों पर कर लगाने के अधिकार का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 50 में है। संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है। हालांकि प्रविष्टि 50 में कहा गया है कि संसद खनिज विकास पर कानून बनाकर खनिज पर कर लगाने के राज्य के अधिकार को सीमित कर सकती है, लेकिन MMDRA कानून में राज्यों के अधिकार को सीमित करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी संघ सूची की प्रविष्टि 54 में खनिजों के मामले में केंद्र सरकार की जिस शक्ति का उल्लेख किया गया है वह विनियामक प्रकृति की है। इसमें केंद्र को कर लगाने का अधिकार देना शामिल नहीं है। इसके अलावा सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 49 में भूमि शब्द में खनिज वाली भूमि भी शामिल है। इस तरह यह प्रावधान राज्यों को खनिज वाली भूमि पर कर लगाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1989 के फैसले को खारिज कर दिया और यह माना कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है और ना ही इसकी प्रकृति टैक्स जैसी है। यह MMDRA कानून के अंतर्गत नहीं आता है। MMDRA 1957 कानून के बारे में बात करें तो यह कानून भारत में खनन क्षेत्र को शासित करता है। यह कई प्रकार के लाइसेंस प्रदान करता है। इसमें खनिज के प्रारंभिक सर्वेक्षण हेतु परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस यानी खनिज की खोज और खनिज भंडार की पुष्टि के लिए, खनन पट्टा देना और संयुक्त लाइसेंस यानी खनिज की खोज और खनिज निकालने दोनों के लिए शामिल है। खबर के अंत में MMDRA कानून में 2023 में किए गए संशोधनों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। संशोधन के जरिए कानून में गहराई में स्थित खनिजों और महत्वपूर्ण यानी क्रिटिकल खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस देने संबंधी प्रावधान जोड़े गए हैं।
जिन कार्यों के लिए लाइसेंस दिया जाएगा उनमें खनिज के प्रारंभिक सर्वेक्षण और खनिज भंडार के सटीक अनुमान एवं पुष्टि के कार्य भी शामिल है। इसके अलावा यह कानून केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और संयुक्त लाइसेंस देने हेतु नीलामी आयोजित करने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी, लेकिन खनन पट्टा या संयुक्त लाइसेंस केवल राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम जैसे कुछ खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की है। ये उन उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जिनके माध्यम से किशोरों पर निवेश करने से उच्च रिटर्न मिलेगा। इसी के साथ रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत विश्व में सबसे ज्यादा किशोर आबादी वाला देश है। देश में 10 से 19 एज की कैटेगरी के किशोरों की आबादी लगभग 253 मिलियन है। साल 2000 से 2019 की अवधि में किशोर मृत्यु दर में 50% से अधिक की गिरावट आई है। साथ ही किशोरियों में प्रजनन दर में 83% की गिरावट आई है। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले युवाओं की संख्या 2005 में 22% से दोगुनी होकर साल 2020 में 50% हो गई है। साल 2021-22 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों की मृत्यु में 22.7% की वृद्धि देखी गई है। सुझाए गए इन उपायों को अपनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 10.1% तक की वृद्धि के रूप में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर भी एक नजर डालते हैं। पहली समस्या है स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। इनमें किशोरियों द्वारा अनचाहा गर्भधारण, कुपोषण, मानसिक विकार जैसे कि अवसाद और चिंता आदि शामिल है। दूसरी है शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्याएं। इनमें शिक्षा प्राप्ति रुक जाना, एआई जैसी नई प्रौद्योगिकियों के कारण बेरोजगारी बढ़ना आदि शामिल है। तीसरी है बाल विवाह। हालांकि 2006 से 2024 तक की अवधि में 18 वर्ष की आयु से पहले लड़कियों के विवाह से जुड़े मामलों में आधे से अधिक की कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद विश्व की 3 में से 1 बाल वधू भारत में रहती है। और चौथा है हिंसा और घायल होना। सड़क दुर्घटनाओं, आत्मक्षति और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। किशोरों के लिए भारत में शुरू की गई पहले हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2.0, आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 और साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति। इसके अलावा कुछ आवश्यक उपाय भी किए जाने चाहिए, जैसे कि वंचित क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, बेहतर शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए और बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सामान्य मानसिक विकारों की रोकथाम और उपचार के उपाय करने चाहिए। साथ ही किशोरों के साथ साइबर बुलिंग और हिंसा की रोकथाम के उपाय भी किए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, किशोरियों को जीवन कौशल प्रदान करने चाहिए। उनकी वित्तीय मदद के लिए उन्हें भुगतानों का अंतरण, डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए। साथ ही बाल विवाह को रोकने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाना चाहिए और सड़क दुर्घटनाओं में किशोरों को घायल होने से रोकने के लिए ग्रेजुएटेड लाइसेंस योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। आपको बता दें कि ग्रेजुएटेड लाइसेंस स्कीम पूर्ण ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। विशेषज्ञों ने एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन को एक नई ग्रहीय सीमा के रूप में मान्यता देने का मत प्रकट किया है। एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन वास्तव में समुद्री और तटीय जल में ऑक्सीजन की मात्रा में समग्र गिरावट है। ऐसा तब होता है जब ऑक्सीजन की खपत ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति या आपूर्ति से अधिक हो जाती है। खबर के शुरुआत में एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन की स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। महासागर की बात करें तो 1960 के दशक से लेकर अब तक समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा में लगभग 2% की कमी आई है। गौरतलब है कि तटीय जल में 500 से अधिक ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अन्य जल निकायों की बात करें तो 1980 के बाद से झीलों और जलाशयों में ऑक्सीजन की मात्रा में क्रमशः 5.5% तथा 18.6% की कमी आई है।
अब एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन को ग्रहीय सीमा यानी प्लैनेटरी बाउंड्री के रूप में मानने के लिए जिम्मेदार कारणों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला कारण है ग्रीन हाउस गैस के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में वृद्धि से जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है। इसके अलावा समुद्र की गर्म सतह वाली परतें ऑक्सीजन को समुद्र की गहराई में जाने से रोकती है। इससे गहरे समुद्र के जल में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। दूसरा कारण है सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। किसी जल निकाय में मानव जनित स्रोतों जैसे कृषि से पोषक तत्वों के अत्यधिक जमाव से शैवालों का विकास होता है और उसमें ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव होता है इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। समुद्र में डेड जोन्स की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है और महासागरीय हाइपोक्सिया प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है। गौरतलब है कि हाइपोक्सिया प्रभाव में समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा मात्स्यिकी के लिए पर्यावरण संपीड़न की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे बायोमास व प्रजातियों को नुकसान हो सकता है। पर्यावरण संपीड़न का अर्थ उपयुक्त अधिवास की गुणवत्ता और विस्तार में कमी आना है। इसके साथ ही एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन पृथ्वी की जलवायु के विनियमन और मॉड्यूलेशन को प्रभावित करता है। ऐसा माइक्रोबायोटिक प्रक्रियाओं द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन के कारण होता है। शिकार की कमी और महासागर के अम्लीकरण जैसे अन्य कारकों के चलते समुद्री खाद्य जाल में परिवर्तन हो रहा है। खबर के अंत में ग्रहीय सीमाएं यानी प्लैनेटरी बाउंड्रीज क्या है ये जान लेते हैं। ग्रहीय सीमाएं पृथ्वी प्रणाली पर मानव जनित गतिविधियों के प्रभावों की सीमाओं का वर्णन करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। इन सीमाओं का उल्लंघन होने पर पर्यावरण स्व विनियमन करने में असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, महासागरीय अम्लीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन, जैव विविधता हानि जैसे 9 मान्यता प्राप्त ग्रहीय सीमाएं हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। यूनेस्को ने स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वालिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया। ये डॉक्यूमेंट पेरिस ओलंपिक खेल शुरू होने से ठीक पहले जारी किया गया है। इसके तहत खेलों में महिलाओं की बहुत कम भागीदारी को उजागर किया गया। इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट में जेंडर तटस्थ खेल नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया है। चलिए डॉक्यूमेंट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है यौन शोषण। 21% महिला एथलीट और 11% पुरुष एथलीट बचपन में खेलों में कम से कम एक बार किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार हुए हैं। इस रिपोर्ट में आगे खेलों में उच्च ड्रॉप आउट के बारे में भी बताया गया है। 49% लड़कियां किशोरावस्था के दौरान खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना छोड़ देती हैं। ये आंकड़ा लड़कों की तुलना में 6 गुना अधिक है। इसके लिए जिम्मेदार कारकों की बात करें तो इसमें महिला एथलीट रोल मॉडल्स की कमी, सुरक्षा को लेकर चिंताएं, आत्मविश्वास की कमी और नेगेटिव बॉडी इमेज यानी लड़कियों के शारीरिक रूप से कम सक्षम होने की धारणा आदि शामिल है। अगला मुख्य बिंदु है असमानता। पेशेवर खेलों में महिला खिलाड़ियों और पुरुष खिलाड़ियों को किए जाने वाले भुगतान में काफी अंतर है। इस बात का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि विश्व के 50 सबसे अधिक आय अर्जित करने वाले एथलीटों यानी पेड एथलीट्स की सूची में एक भी महिला एथलीट का नाम शामिल नहीं है। चलिए रिपोर्ट में आगे महिला नेतृत्व के अभाव के बारे में भी बताया गया है। 2023 में विश्व के केवल 30% सबसे बड़े खेल संघों की अध्यक्ष महिलाएं थी। गेम प्लान डॉक्यूमेंट द्वारा 4 कार्रवाइयों का सुझाव भी दिया गया है। स्पोर्ट मीडिया कवरेज के माध्यम से लोगों का नजरिया बदलने और लैंगिक असमानताओं के मूलभूत कारणों से निपटने के लिए खेल की लोकप्रियता का इस्तेमाल करना चाहिए। खेल नेतृत्व, गवर्नेंस और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की मदद से और वित्त पोषण में कमी को समाप्त करके क्षमता और सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता है। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग वास्तव में महिलाओं और पुरुषों तथा लड़कियों और लड़कों सभी के लिए उपयोगी बजट बनाना है। खेलों में लैंगिक हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट करनी चाहिए। खेलों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहलों पर भी एक नजर डालते हैं।
पहला, खेलो इंडिया योजना। इस योजना का एक घटक महिलाओं के लिए खेल, विशेष रूप से महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। दूसरा, अस्मिता यानी अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन पोर्टल। ये पोर्टल महिला एथलीटों को पहचान प्रदान कर रहा है। और आखिरी पहल है खेलो इंडिया 10 कदम। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं चंद्रशेखर आजाद। पूरे देश ने चंद्रशेखर आजाद को उनके जन्म दिवस 23 जुलाई को याद किया। इनका जन्म अलीराजपुर रियासत में हुआ था। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जब पुलिस ने उनसे उनका नाम व पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना घर बताया था। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए थे। उन्होंने 1925 में काकोरी रेल डकैती में भाग लिया था। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने 1928 में लाहौर में जॉन पी सैंडर्स पर गोली चलाई थी। उनकी सलाह पर 1928 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। 1929 में HSRA के कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन पर रेल द्वारा यात्रा के दौरान बम से हमले का प्रयास भी किया था। हम चंद्रशेखर आजाद जी से साहस, राष्ट्रवाद, नेतृत्व आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C को केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय बना दिया गया। I4C की स्थापना 2018 में गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के तहत एक योजना के रूप में की गई थी। अजरबैजान ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP यानी COP29 के लिए पहलों के पैकेज के रूप में जलवायु वित्त कार्रवाई निधि शुरू की है। इस निधि का उद्देश्य विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं की सहायता करना, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के अगले चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों से निपटना है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कानूनी सूचना एवं प्रबंधन ब्रीफिंग सिस्टम यानी LIMBS के अनुसार लंबित उन मुकदमों पर डेटा साझा किया है जिनमें वादी के रूप में सरकार शामिल है। LIMBS विधि एवं न्याय मंत्रालय की एक पहल है। यह केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है। व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स को अब वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित व संचालित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL ने निर्माणाधीन 2 उन्नत युद्धपोतों में से पहला त्रिपुट भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इन युद्धपोतों का पहली बार किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्माण किया जा रहा है। त्रिपुट क्लास फ्रिगेट्स को समुद्री सतह पर चलने वाले दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के खिलाफ युद्ध संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली यानी SIMS को पहली बार 2019 में लॉन्च किया था। अब इसके नए रूप इस्पात आयात निगरानी प्रणाली यानी SIMS 2.0 को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य इस्पात आयात की निगरानी करना और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। अभ्यास खान क्वेस्ट एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसके 21वें संस्करण में भारतीय थल सेना भाग लेगी। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बाटार में किया जाएगा। एक अध्ययन से पता चला है कि वनों में वृक्षों की छाल मीथेन का अवशोषण करती है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। पूर्व औद्योगिक काल से लेकर अब तक मीथेन कुल ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि में लगभग 1/3 यानी 30% के लिए जिम्मेदार है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।